नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं अतुल शर्मा एक बार फिर से आपका अपने एग्रीकल्चर गुरुदेव नामक प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चे, आज हम लोग फसल उत्पादन यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन का चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक कंप्लीट करने वाले हैं। आपको पता है कि अगला पेपर आपका फसल उत्पादन का है, क्रॉप प्रोडक्शन का है, इसलिए यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि समय समय पर आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से फिफ्थ तक बेटा फर्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा, 6 से लेकर 10 तक सेकंड लेक्चर रहेगा, थर्ड जो लेक्चर बेटा हमारा रहेगा 14 से लेकर 11 से लेकर 15 तक और 16 से लेकर 20 तक बेटा ये हमारा फोर्थ लेक्चर रहने वाला है। तो इस तरीके से 4 लेक्चर की सीरीज में बेटा मैं आपको टोटल एग्जाम प्रिपरेशन कंप्लीट करवा दूंगा। जैसा कि आपने देखा है कि एनिमल हस्बेंड्री का और साइंस का, एलिमेंट ऑफ साइंस का पेपर धमाकेदार गया है अपन लोगों का। अभी हम लोग इन की प्रिपरेशन जो है बेटा 4 लेक्चर में करने वाले हैं। तो आज जो हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ है इसको आपको एंड तक देखना है, क्योंकि बेटा यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देख पाओगे बेटा केवल और केवल बेटा यहाँ पर 35 क्वेश्चंस अगर हम बात करें बेटा, तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 35। यानी कि केवल और केवल 35 क्वेश्चंस में बेटा हम लोगों ने क्या किया है, टोटल आपका फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर तक कंप्लीट करने की कोशिश की है। और आप लोग एक साथ बेटा यहाँ तक समझेंगे भी और आपका एक साथ में कंप्लीट भी होगा। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी स्पीड बेटा हम लोग आज थोड़ा ज्यादा रखेंगे, क्योंकि लेक्चर बेटा नहीं तो बड़ा हो जाएगा और आप इस लेक्चर को एक बार या 2 बार देखिएगा। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है और इन लेक्चर को भी आप कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट का मतलब बेटा ये है कि जो मैंने पढ़ाया वो आप क्षमता रखते हैं कि आप एग्जाम में उस चीज को लिख सकते हैं, तो आप मानिएगा कि आप बहुत अच्छी परसेंटेज गेन कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, और दूसरा बेटा यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन है ओनली, 5 चैप्टर 35 क्वेश्चन, एक एक से समझते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा जल निकास की परिभाषा और उद्देश्य। आपसे पूछा है कि ड्रेनेज क्या होता है, उसके ऑब्जेक्ट बताइए। देखिएगा बेटा क्या है, खेत में भरे हुए फालतू पानी को कृत्रिम विधि द्वारा बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। लिखा है बेटा रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम फील्ड इज नॉन एज ड्रेनेज। ठीक है बेटा, अगर हम किसी भी फील्ड में जो एक्सेस वाटर भरा हुआ है उसको निकालते हैं, आर्टिफिशियल निकालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। दूसरा बेटा इसका ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसके, टू प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम बिगिनिंग मर्सी, खेत को जल्दी होने से बचाता है। टू इंक्रीज वेंटिलेशन इन सॉइल, एयरेशन या वेंटिलेशन मतलब इसमें क्या करता है बेटा, वायु संचार बढ़ाता है। कीपिंग द सॉइल टेम्परेचर करेक्ट, मृदा के ताप को सही रखता है। टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम रोटिंग एंड रॉटिंग, बेटा कहने का मतलब बेटा क्रॉप को, फसल को सड़ने गलने से बचाता है, क्योंकि जब ज्यादा पानी भरा होगा खेत में तो फसल सड़ गल जाएगी। टू इंप्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, है ना बेटा, यहाँ लैंड की जगह आप सॉइल लिखना तो ज्यादा अप्रोप्रिएट शब्द रहेगा। टू इंप्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, यह बेटा क्या करता है, सॉइल की फिजिकल कंडीशन को भी यानी कि भौतिक दशा को भी सुधार देता है। ठीक है बच्चे, आइए आप जल निकास के लाभ लिखिए या महत्व लिखिए या बेटा बेनिफिट्स या इंपोर्टेंस लिखिए। आपसे बोला गया है कि ड्रेनेज को आपको इंपोर्टेंस या बेनिफिट्स के बारे में बताना है। ठीक है बच्चे, तो क्या इंपोर्टेंस हो सकते हैं ड्रेनेज के, भूमि दलदली होने से बच जाती है, यानी कि टू प्रोटेक्ट द सॉइल बिगिनिंग मर्सी, सॉइल बेटा क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट मतलब मर्सी होने से प्रोटेक्ट हो जाती है, मर्सी होने से बच जाती है। भूमि में वायु संचार बढ़ जाता है, यानी कि बेटा एयरेशन या वेंटिलेशन बढ़ जाता है। भूमि का तापमान सही रहता है, यानी कि टेम्परेचर सही रहता है बेटा। फसलें बेटा, ये फलें नहीं फसलें हैं, ये क्या है बेटा, फसलें बेटा हमारी क्या हो जाती है, सड़ने गलने से बच जाती है, यानी कि रॉटिंग बेटा, फसलों को रॉटिंग बोलते हैं, सड़ने गलने को बोलते हैं रॉटिंग। ठीक है बेटा, तो फ्रूट्स की बेटा क्या जाएगा, क्रॉप्स। भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है, यानी कि फिजिकल कंडीशन बेटा क्या होती है, फिजिकल कंडीशन इंप्रूव होती है। तो इन चीजों को बेटा आपको समझना है, पढ़ना है। वैसे तो आप पता है बेटा, आप लोग मेरे साथ में बहुत पहले से जुड़े हुए हो और सारे चैप्टर फर्स्ट से लेकर 20 चैप्टर का सेम क्वेश्चंस, सेम लैंग्वेज मैंने आपको दे चुका हूं ऑलरेडी 20 चैप्टर तक का, लेकिन ये हमारा एक क्विक रिवीजन है। तो अगर पहले से आप प्रिपेयर हैं तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं है, मेरे साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं या इससे पहले एनिमल या पीसीएमबी का पेपर आपने मेरा नहीं देखा, तो आप ये मान लीजिएगा बेटा कि आप इनको 2 से 3 बार, जितने बार भी आपको समझ में आता है आप इनको देख लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, है ना। दूसरा बेटा मैं आपको बता दूं
मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे ऐप पर बेटा एग्रीकल्चर गुरुदेव नामक बेटा ऐप पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आप वहां पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एग्रीकल्चर गुरुदेव नाम से हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है बेटा, इस ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सिंचाई और जल निकास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन एंड ड्रेनेज। बेटा इरिगेशन और ड्रेनेज में क्या अंतर होता है समझ लीजिएगा। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत में कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। किसी भी खेत में आप आर्टिफिशियल तरीके से पानी देते हैं, क्यों देते हैं? जिससे फसल का उत्पादन बढ़ सके बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन के नाम से जानते हैं। जबकि बेटा फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत में भरे हुए फालतू पानी को अगर मैं कृत्रिम रूप से बाहर निकालता हूं तो उसे बेटा क्या कहूंगा? जल निकास कहूंगा। सुन लो बेटा, एक विधि में मैं खेत में पानी दे रहा हूं जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ जाए, यानी कि जब किसी खेत में पानी की कमी होती है तो हम लोग जो पानी देते हैं उसे बोलते हैं इरिगेशन यानी कि सिंचाई। लेकिन अगर किसी खेत में आवश्यकता से ज्यादा पानी भरा हुआ है तो उस भरे हुए पानी को भी हम लोग बाहर निकालते हैं, उसे बोलते हैं ड्रेनेज। बाहर क्यों निकाला? जिससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सके, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा हो सके। नेक्स्ट बेटा, सिंचाई की आवश्यकता वर्ष भर पड़ती है बेटा, इरिगेशन की जरूरत पूरे साल भर होती है बेटा। किसी भी सीजन में इरिगेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन ड्रेनेज यानी कि जल निकास की रिक्वायरमेंट केवल और केवल रेनी सीजन में होती है, केवल और केवल वर्षा ऋतु में होती है। सिंचाई के लिए नालियां भूमि की सतह के ऊपर बनाई जाती है। डेफिनेटली बेटा, जब किसी जगह पे हमें पानी देना है तो नालियां ऊंचाई पे बनाएंगी तभी तो पानी नीचे जाएगा। लेकिन जब कहीं से पानी निकालना है तो नाली बेटा धरातल से नीचे बनाएंगे तभी पानी बाहर जाएगा। सिंचाई का जल घरेलू कामों में उपयोग आ जाता है, जबकि जल निकास का जल घरेलू कामों में उपयोग नहीं आता। सिंचाई करने से खेत का जल स्तर ऊपर उठता है, जबकि जल निकास करने से खेत का जल स्तर नीचे गिर जाता है। जल निकास से बेटा क्या होता है? वाटर लेवल क्या होता है? नीचे जाता है, जबकि इरिगेशन करने से वाटर लेवल ऊपर जाता है। तो देखिए बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, सारे के सारे पॉइंट सेम हैं। मैं इंग्लिश में इसीलिए साथ साथ में बोल रहा था जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाइए बेटा, जल निकास के तरीके, विधियां एवं प्रकार। आपको बोला है भाई कि इरिगेशन, आपने ड्रेनेज के बारे में बता दिया सर। ड्रेनेज क्या होता है? खेत में भरे हुए पानी को, खेत में भरे हुए फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना क्या कहलाता है बेटा? जल निकास कहलाता है। ठीक है सर, ये चीज समझ में आ गई, लेकिन इसके तरीके क्या है, कैसे करेंगे जल निकास, इसकी कौन कौन सी मेथड्स है, विधियां क्या है और इसके टाइप्स क्या है बेटा? क्या क्या पूछा है? तरीके नहीं है, मेथड्स और बेटा टाइप्स और मेथड्स ऑफ ड्रेनेज। तो टाइप्स की बात करें बेटा तो दो तरीके होते हैं। इसके कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। इसके दो तरीके, दो विधियां होती है बेटा। एक होती है पृष्ठीय सतही विधि, इसी को इंग्लिश में बेटा हम सरफेस ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। समझो बेटा, जल निकास के दो तरीके या दो विधियां हैं। एक विधि है सतही विधि, दूसरी है बेटा भूमिगत विधि। हिंदी में, इंग्लिश में बात करें बेटा तो सतही को सरफेस इरिगेशन कहा जाता है और भूमिगत को सब सरफेस इरिगेशन कहा जाता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले सरफेस इरिगेशन के बारे में। ध्यान रखेंगे बेटा, जब जल निकास की नाली सतह के ऊपर बनाई जाए, जब जल निकास की नाली कहां बनाई जाए? सतह के ऊपर, तब उसे पृष्ठीय जल निकास या सरफेस इरिगेशन के नाम से जानते हैं। सरफेस इरिगेशन बेटा हमारे कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का। समझिएगा बेटा, जल निकास होता है दो तरीके का। कौन कौन से दो तरीके हैं? पृष्ठीय और भूमिगत। पृष्ठीय किसे कहते हैं? जब जल निकास की नाली पृष्ठ पर बनाई जाए तो पृष्ठीय, और पृष्ठ के नीचे बनाई जाए तो भूमिगत। ठीक है बच्चे, पृष्ठीय नाली होगी तीन तरीके की। कितने तरीके की बेटा? तीन तरीके की। कौन कौन सी होगी बेटा? कच्ची नाली, पक्की नाली और कटआउट नाली। इंग्लिश में बात करें बेटा तो टेम्परेरी ड्रेन्स, परमानेंट ड्रेन्स और कटआउट ड्रेन्स, तीन तरह की ड्रेन्स होती हैं। तो इंग्लिश में बेटा वही लिखा है, व्हेन ड्रेनेज ड्रेन्स आर मेड अबव द सरफेस इट इज कॉल्ड सरफेस ड्रेनेज। ठीक है बच्चे, तो फिर बेटा समझ लीजिएगा, यहां पर देखिएगा भूमिगत यानी कि अधोसतही, भूमिगत यानी कि अधोसतही, इसको अंडरग्राउंड बोलते हैं, या इंग्लिश में इसी को सब सरफेस ड्रेनेज भी कहा जाता है। अंडरग्राउंड या सब सरफेस ड्रेनेज भी कहा जाता है। देखिएगा बच्चे, जब जल निकास की नाली भूमि के सतह के नीचे बनाई जाए तो उसे भूमिगत जल निकास कहते हैं। यह बच्चे कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। सेम डेफिनेशन लिखी हुई है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं आपको नाम याद रखना है? टाइल्स, पाइप, स्टोन, मोल्ड और पोल। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे इन सभी के नाम, आपको वैसे ऑलरेडी याद है बेटा। सुनो बेटा, कई बार ये चक्कर हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको बहुत याद है, लेकिन फिर भी एक बार आपको क्विक रिवीजन मारना है। ठीक है बच्चे, आ जाइए, मैं एक बार देख लेता हूँ बेटा, एक बार दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में क्या डिफरेंस होता है, और डिफरेंस बेटा क्या होगा? वही होगा जो हमने पॉइंट्स में पढ़े थे, वही आपको डिफरेंस के रूप में दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, क्या है? इसमें नालियां भूमि के सतह के ऊपर बनाई जाती हैं। सरफेस में बेटा कहां बनाई जाएंगी? अब द सरफेस बनाई जाएंगी। इससे बेटा क्या बनाई जाएंगी? सतह के नीचे बनाई जाती है। समझ में आया बेटा कि नहीं?
आगे देखिए बेटा, नालियां बनाने में खर्च कम आता है। अगर इस तरीके से बेटा सरफेस ड्रेनेज आप बनाएंगे तो नालियां बनाने में खर्च कम आएगा, जबकि सब सरफेस ड्रेनेज बनाएंगे तो भूमि में खोदना पड़ेगा, यानी कि खर्चा ज्यादा आएगा। नालियां बनाने के लिए तकनीकी ज्ञान की, टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन बेटा इन नालियों को बनाने के लिए, सब सरफेस ड्रेनेज को बनाने के लिए टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। खेत का कृषि योग्य क्षेत्रफल कम हो जाता है। सरफेस ड्रेनेज में जो हमारा कल्टीवेटेड एरिया होता है वो कम हो जाता है, जबकि बेटा इसमें कल्टीवेटेड एरिया कम नहीं होता। नालियां बनाना आसान होता है, जबकि ये वाली नालियां बनाना बेटा कैसा होता है, टफ होता है। कृषि क्रियाएं करने में परेशानी आ जाती है, जबकि यहाँ पर बेटा परेशानी नहीं आती। यह 3 प्रकार की होती है बेटा, यह कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चे, 5 प्रकार की होती है। तो 7 पॉइंट अपन ने देख लिए, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर का इस बार एग्जाम में आ रहा है, तो 4 या 5 पॉइंट आपके लिए बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बेटा क्या निकल लिए, 7 पॉइंट देख लिए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो, नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, सेम टू सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है। जल्दी से बेटा एक बार स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें बेटा एक बार, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें एक बार, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। देखिए बच्चे, किन किन दशाओं में भूमि में अनावश्यक जल एकत्रित हो जाता है। आपसे पूछा बेटा ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें अनावश्यक जल यानी कि अनवांटेड वाटर जो होता है बेटा, अननेसेसरी वाटर जो है बेटा वो क्या हो जाता है, एक्यूमुलेटेड हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है। बेटा भूमि के जलाक्रांत या वाटर लॉसिंग होने के क्या कारण है, किन किन दशाओं में जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। बेटा ये 3 क्वेश्चन बेटा आपके दिए गए हैं कि अननेसेसरी वाटर एक्यूमुलेटेड कब हो जाएगा, वाटर लॉसिंग कब होती है, या किन कंडीशन में ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछे जाए तो आपको एक ही आंसर देना है। क्या देना है बेटा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा अधिक वर्षा होना। बेटा मान लीजिए बेटा कभी आवश्यकता से ज्यादा वर्षा हो गई, बहुत तेज बारिश हो गई तो खेत में पानी भर जाएगा। तो एक रीजन है कि जब बारिश अत्यधिक होती है, ज्यादा होती है बेटा, तब जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। लिखा है बेटा अधिक वर्षा के कारण खेत में अनावश्यक जल एकत्रित हो जाता है, जिससे जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चे, दूसरी बात करेंगे बेटा सिंचाई के बाद वर्षा का होना, रेनफॉल आफ्टर इरिगेशन। मतलब बेटा सपोज कीजिएगा अभी जो आपका अभी आप मौसम देख रहे हो मध्य प्रदेश में बेटा, बादल छाए हुए हैं और इसी समय पे मान लीजिए बेटा आपकी गेहूं में पानी की रिक्वायरमेंट थी, आपने गेहूं में पानी दिया और पानी देने के तुरंत बाद बारिश होगी, तो क्या होगा, खेत में एक्सेस वाटर आ जाएगा, ज्यादा वाटर आ जाएगा, पानी आ जाएगा, तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। निचले धरातल वाली मृदाओं में लो लेइंग बेटा या लो लैंड एग्रीकल्चर या लो लैंड सॉइल, लो लैंड सॉइल किसे कहते हैं, ऐसी मिट्टी जहां पर अगर पानी बरसता है तो पानी जल्दी भर जाता है, उससे लो लैंड एग्रीकल्चर या लो लैंड सॉइल कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि निचले धरातल वाली मृदाओं में मतलब कुछ खेत ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा भी पानी बरसे तो आसपास का पानी निकल के बेटा उस खेत में आ जाता है, उसको लो लैंड सॉइल कहते हैं। तो लो लैंड सॉइल में बेटा क्या होता है, हमें ड्रेनेज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए चट्टानों से घिरी मृदाओं में, चट्टानों से घिरी मृदाओं का मतलब क्या है बेटा, कोई भी ऐसा एरिया, कोई भी ऐसा खेत जिसके आसपास बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, तो क्या होगा, बारिश होगी और बारिश होने से उन चट्टानों से होता हुआ पानी क्या होगा बेटा, खेत में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है बेटा, इन सॉइल सराउंडिंग बाई रॉक्स, भूमि के नीचे कठोर पदार्थ का होना। सपोज कीजिए बेटा आपका जो खेत है उसके नीचे कोई हार्ड लेयर है, तो पानी क्या होगा, नीचे नहीं जाएगा, और जब नीचे नहीं जाएगा पानी तो आवश्यकता से ज्यादा जल बेटा वहां पर क्या हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। पोषक तत्वों का वर्गीकरण बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन बेटा आपको करने को कहा है कि पौधे के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका वर्गीकरण किस तरीके से करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, ये बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, तो देखिएगा बेटा जो हमारे बेटा पोषक तत्व होते हैं वो 4 भागों में डिवाइड होते हैं। कितने भागों में डिवाइड होते हैं बेटा, 4 भागों में। सबसे पहले संरचनात्मक पोषक तत्व, दूसरा मुख्य पोषक तत्व, तीसरा द्वितीयक पोषक तत्व या गौण पोषक तत्व, द्वितीयक या गौण पोषक तत्व, चौथा सूक्ष्म पोषक तत्व। फिर देखेंगे एक बार, प्लांट न्यूट्रिएंट्स या पादप पोषक तत्व 4 भागों में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल या इसको हिंदी में कहते हैं संरचनात्मक पोषक तत्व, इंग्लिश में कहते हैं तो स्ट्रक्चरल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। दूसरा बेटा मुख्य पोषक तत्व जिसको इंग्लिश में प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। तीसरा बेटा द्वितीयक या गौण, इसको इंग्लिश में सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स के नाम से जाना जाता है। और चौथा बेटा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब क्या है बेटा, ऐसे पोषक तत्व
जो पौधे का बेस या संरचना या पौधे को बनाने में, पौधे के निर्माण करने में सहायक होते हैं, उन्हें ही बेटा हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। वे पोषक जो पौधों की संरचना के लिए आवश्यक होते हैं, मतलब पौधा बनेगा ही तब, पौधे का स्ट्रक्चर ही तब बनेगा जब ये पोषक तत्व होंगे। इन्हीं बेटा हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक पोषक तत्व कहते हैं। यह जल और वायु से प्राप्त होते हैं, जैसे बेटा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेटा इन तीन तत्व कैसे हैं, संरचनात्मक पोषक हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल प्लांट एलिमेंट हैं। दूसरे बेटा मुख्य यानी कि प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो वे पोषक तत्व जिनकी पौधे को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सुनो बेटा, अब आप अधिक मात्रा में यानी संरचनात्मक से ज्यादा नहीं है, संरचनात्मक तो सबसे ज्यादा है, उसके बाद ऐसे तत्व जिनकी पौधों को बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है उनको प्राइमरी यानी कि मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। एग्जाम्पल में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। तीन एग्जाम्पल हो गए बेटा, तो तीन बेटा स्ट्रक्चरल के हो गए CHO, तीन प्राइमरी के हो गए NP और K। द्वितीयक की बात कर लेते हैं बेटा। द्वितीयक का मतलब होता है ऐसे पोषक तत्व जिनकी आवश्यकता पौधे को मुख्य पोषक तत्व से कम होती है। प्राइमरी से जिनकी कम रिक्वायरमेंट होती है उनको सेकेंडरी बोलेंगे बेटा। प्राइमरी की ज्यादा, प्राइमरी से कम उनको सेकेंडरी। कौन कौन से बेटा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर बेटा। सबसे पहले कैल्शियम, कैल्शियम Ca बेटा, C नहीं, C2 नहीं, Ca, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। ठीक है बेटा। सूक्ष्म क्या होता है, माइक्रो, ऐसे प्लांट न्यूट्रिएंट्स जिनकी रिक्वायरमेंट पौधे को बहुत कम मात्रा में होती है उनको ही बेटा हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इनकी संख्या बेटा जो होती है वो 8 है बेटा, है ना। आयरन, कॉपर, जस्ता, मैग्नीज, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और बोरॉन बेटा। ठीक है बेटा। इसके बाद एक और होगा निकेल, निकेल बेटा, है ना। तो इनकी संख्या बेटा कितनी होती है, 8 होती है। क्लियर है बच्चे। तो ये समझ में आया आपको। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने समझाया था वही सेम टू सेम बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इजीली बेटा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा एक बार, तो हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोषक तत्वों को अनिवार्यता की कसौटी लिखो। पोषक तत्वों बेटा, पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी लिखो। यह बेटा बोला है कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, राइट द क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आपको बोला बेटा क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साइंटिस्ट आर्नन। इन्होंने बेटा क्या किया, पोषक तत्वों के लिए अनिवार्यता के 3 नियम दिए। इन्होंने 3 नियम दिए और 3 नियम के द्वारा बताया कि पोषक तत्व के लिए बेटा क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चे, तो देख लेते हैं तीनों नियम क्या क्या है। हाँ बच्चे, तो क्या था, बात ये थी कि एक साइंटिस्ट थे आर्नन और इसके एक साथी थे जिनका नाम था स्ट्राउट। तो आर्नन और स्ट्राउट ने बेटा पौधों के लिए एसेंशियल पोषक तत्व यानी कि मुख्य पोषक तत्व दिए। जब मुख्य पोषक तत्व उन्होंने दिए तो किसी ने ये पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्व है या नहीं है। तब आर्नन ने मुख्य पोषक तत्वों को बताने के लिए 3 नियम दिए। उन्होंने ये कहा कि अगर इन 3 नियमों पे कोई पोषक तत्व खरा उतरता है तो वो आवश्यक है, और अगर 3 नियमों पर खरा नहीं उतरता तो वो आवश्यक नहीं है। ठीक है बच्चे। तो पहला नियम उन्होंने कहा, किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी के कारण पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता। जैसे समझिएगा बेटा, मैं ये कहूं ये बोतल में पानी है, अगर मैं कहूं कि पानी आदमी के लिए एसेंशियल है तो ये कब प्रूफ होगा। पहला नियम ये कहता है कि अगर ये पानी न दूं तो इसके बिना आदमी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। आप कहेंगे नहीं सर हम पानी के बिना नहीं कर लेंगे, हम जूस पी के कर लेंगे। तो मेरे बच्चों जूस में भी क्या है, पानी है ना। आपने कहा सर नहीं आप पानी मत दीजिए मुझे, मैं कोल्ड ड्रिंक पी के प्यास बुझा लेता हूं। लेकिन बेटा जो कोल्ड ड्रिंक बनी है मेरे बच्चों वो भी किससे बनी है, पानी से बनी है। तो पानी क्या है, एसेंशियल है। जब किसी चीज के बिना कोई प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट न कर पाए तब बेटा उसको क्या कहेंगे, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, यानी कि आवश्यक पोषक तत्व कहेंगे। दूसरा बेटा नियम इन्होंने कहा, यदि पोषक की कमी, किसी आवश्यक पोषक तत्व की कमी को केवल उसी के द्वारा पूरा किया जा सकता है। जैसे समझिएगा बेटा, मैंने आपसे कहा गुड़ आप लोग खाते हो बेटा, गुड़ खाते हो, तो गुड़ आपकी लाइफ का एक पार्ट है। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि गुड़ एसेंशियल है या नहीं है। एसेंशियल का मतलब मेरे बच्चे होता है कि गुड़ की पूर्ति में किसी दूसरे के द्वारा न कर पाऊं। कोई बात नहीं बेटा, आज हमारे यहाँ गुड़ नहीं है तो हमने उसके शक्कर का यूज कर लिया, चीनी का यूज कर लिया,
यस और नो? तो गुड़ की पूर्ति चीनी के द्वारा हो रही है, इसका मतलब गुड़ एसेंशियल नहीं है, लेकिन पानी की पूर्ति बेटा किसी के बिना नहीं हो रही थी, इसलिए पानी एसेंशियल था। तो बेटा कहने का मतलब यह है कि किसी भी पोषक तत्व की कमी केवल उसी के द्वारा पूरी हो सके बेटा तो क्या कहलाएगा? एसेंशियल कहलाएगा। तीसरा बच्चे, आवश्यक पोषक तत्व पोषण में सीधे संबंधित होते हैं। बेटा सीधे कहने का मतलब बेटा यह है कि कोई भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स अगर प्लांट की ग्रोथ से डायरेक्टली रिलेशन दिखा रहा है, यानी कि मान लीजिए नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन कम है तो पौधे की हाइट कम है, नाइट्रोजन ज्यादा है तो पौधे की हाइट ज्यादा है, मतलब रिलेशन सीधा दिखा रहा है, डायरेक्टली रिलेशन दिखा रहा है बेटा, तब उसे हम क्या कहते हैं? आवश्यक पोषक तत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आया कि नहीं? आगे देखो बेटा, मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति एवं हानि के स्रोत। बेटा आपसे क्या पूछा गया है कि सॉइल में पोषक तत्व आते कहां से? आपको पता होगा बेटा सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स बेटा कहां पे होते हैं? मृदा से प्लांट लेते हैं, तो मृदा में पोषक तत्व कहां से आएंगे? कहां से आ रहे हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स? तो कहां से आ रहे हैं? देखिए बेटा सबसे पहले प्राप्ति के स्रोत देख लेते हैं, मतलब सोर्स ऑफ गेन देख लेते हैं, कहां से मिलते हैं? सबसे पहले खाद एवं उर्वरक से, थोड़ा सा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आपको पता है बेटा कि किसी भी खेत में हम खाद और उर्वरक डालते हैं और उन खाद और उर्वरक के द्वारा बेटा क्या होता है? सॉइल में प्लांट न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बेटा क्या है? खाद एवं उर्वरकों का बेटा पोषक तत्वों का सोर्स है। दूसरा बेटा फसल अवशेष, जो हमारे क्रॉप वेस्टेज होते हैं, या बेटा हम ये कहें कि हमारी खेत में जो फसल खड़ी होती है उस फसल के जो अवशेष होते हैं, जो डंठल होते हैं, उनके द्वारा बेटा हमें क्या होता है? हमारे खेत में पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट बेटा दलहनी फसलों द्वारा। कौन सी फसलों द्वारा? बाई पल्स क्रॉप्स। बेटा पल्स क्रॉप्स या दलहनी फसलों के द्वारा बेटा कैसा होता है? आपको जानते हो बेटा कि जो पल्स क्रॉप्स होती हैं उनकी जड़ों में नोट्स पाई जाती हैं और उन नोट्स में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है। वो बैक्टीरिया बेटा क्या करता है? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एकत्रित करता है। इस तरीके से बेटा जो पल्स क्रॉप्स होती है वो क्या करती हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड कराती हैं। वर्षा के द्वारा, थ्रो रेन, वर्षा के द्वारा बेटा वर्षा के जल में कुछ आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जो वर्षा के जल के साथ में मृदा में आ जाते हैं और पोषक तत्वों की पूर्ति कराते हैं। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद देखेंगे बेटा हानि के सोर्स, मतलब लॉसेस किस तरीके से होते हैं। ठीक है बेटा, अभी तो हमने सुन लिया कि सॉइल में पोषक तत्व आते कहां से हैं। अब मैं बात ये करूंगा कि मान लीजिए सॉइल में पोषक तत्व हैं तो फिर बेटा दोबारा से पोषक तत्व देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि होता क्या है कि जो पोषक तत्व सॉइल में है वो धीरे धीरे सॉइल से खत्म हो जाते हैं, लॉस हो जाता है। वो लॉस किन कारणों से होता है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले फसलों द्वारा, बाई क्रॉप्स। फसलों द्वारा मतलब बेटा किसी खेत में पोषक तत्व थे, हमने कोई फसल उगाई, वो फसल क्या करेगी? उन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेगी, उन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेगी और ग्रहण करने के बाद हमारे खेत में बेटा क्या हो जाता है? पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। दूसरा बेटा खरपतवारों के द्वारा। सपोज कीजिए बेटा आपने किसी खेत में फसल नहीं बोई है, लेकिन उस खेत में फसल की जगह बेटा कुछ खरपतवार, कुछ बीट्स आ गए हैं, तो वो बीट्स भी क्या करेंगे? हमारे बेटा सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे। नेक्स्ट बेटा मृदा कटाव के द्वारा। मृदा कटाव का मतलब बेटा क्या होता है? मान लीजिए बेटा सॉइल इरोजन का। मृदा कटाव का मतलब क्या होता है? मान लीजिए बेटा किसी सॉइल, जब तेज पानी वर्षा या तेज हवा के कारण मिट्टी जो है बेटा उड़कर दूसरी जगह चली गई, तो मिट्टी के साथ में पोषक तत्व बेटा उड़कर दूसरी जगह चले जाएंगे, या पानी तेज बारिश के कारण मिट्टी के साथ में बहकर दूसरी जगह चले जाएंगे। इसको बेटा इरोजन के नाम से जानते हैं। लीचिंग या निछालन के द्वारा, है ना, फिल्ट्रेशन की जगह बेटा लीचिंग कर लेना, LEACHING, बाई लीचिंग, निछालन या लीचिंग। लीचिंग क्या होता है बेटा? होता है बेटा पोषक तत्वों का पानी के साथ में घुलकर दूसरी जगह चले जाना। मान लीजिए बेटा किसी खेत में पानी भर गया, तो पानी में बेटा क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स घुल गए होंगे, पोषक तो घुल गए होंगे, पोषक तो घुल गए और पानी को अगर मैंने बाहर निकाला या पानी खेत से बाहर निकला तो उसके साथ में न्यूट्रिएंट्स भी बाहर निकल जाएंगे। इसी को बेटा हम क्या कहते हैं? लीचिंग के नाम से जानते हैं। शब्द बेटा पूछा जा सकता है कि लीचिंग किसे कहते हैं? पोषक तत्वों का पानी के साथ में निकलना बेटा क्या कहलाता है? लीचिंग कहलाता है। नाइट्रोजन के कार्य, बेटा नाइट्रोजन के महत्व या प्रभाव या कमी के लक्षण पूछे। बेटा आपसे पूछा है कि नाइट्रोजन क्या काम करता है, उसकी कमी के क्या लक्षण हैं। ठीक है बेटा, देखो जैसे बेटा हम लोगों ने, आपको ध्यान हो बेटा पशु आहार पढ़ा था और मैंने आपको 3 पॉइंट कॉमन बताए थे, है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट में सहायक होता है ना, वृद्धि विकास में सहायक होता है, ऐसे 3 पॉइंट बताए थे। तो इसमें बेटा आप 3 पॉइंट जो है बेटा कॉमन रखेंगे, बाकी बेटा आप क्या करेंगे? पॉइंट को याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट बेटा कॉमन ये रखेंगे, यह फसलों के उत्पादन को बढ़ाता है। देखो बेटा मान लीजिए कि आपको ज्यादा याद नहीं हो रहा है और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश पूरे 17 पोषक तत्वों में से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप क्या करेंगे? आप 4 पॉइंट में आपको बताना है।
तो 3 पॉइंट तो बेटा आप कॉमन याद रख लीजिए, और 3 पॉइंट के बाद जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे बेटा उनमें हम क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट बेटा, इट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, यानी कि बेटा क्या है, यह क्रॉप के प्रोडक्शन को यानी कि फसल के उत्पादन को बढ़ा देता है। दूसरा पॉइंट बेटा आप याद रखेंगे, यह पौधे की वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, यानी कि इट्स हेल्प टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट। यह प्लांटिंग क्या करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट को करता है, यानी कि वृद्धि एवं विकास को करता है। तो 2 पॉइंट तो बेटा ये कॉमन है, इन पॉइंटों को आप बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है बच्चे। इसके बाद बाकी के पॉइंट जो है बेटा वो हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे पॉइंट पे पहुंचते हैं। हाँ जी बच्चे, तो ठीक है बेटा, ये 2 पॉइंट तो आपने कॉमन रख लिए। क्या बेटा रखा, यह बेटा क्या करता है, फसलों का उत्पादन बढ़ा देता है, वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। और बेटा अगर आप चाहोगे तो नाइट्रोजन को छोड़कर, सुनो बेटा, नाइट्रोजन को छोड़कर तीसरा पॉइंट बेटा आप याद रखोगे, यह पौधे को मजबूती प्रदान करता है। यह पौधे को बेटा क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ये बेटा नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन अकेला एक ऐसा पोषक तत्व है जो पौधों को मजबूती प्रदान नहीं करता, मुलायम बनाता है पौधे को, लेकिन बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स बेटा के पौधे को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। तो देखिए बेटा नाइट्रोजन क्या करता है, यह क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, इट हेल्प टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। दूसरा बेटा यह पौधे को हरा रंग प्रदान करता है क्योंकि क्लोरोफिल ही हरा रंग होता है। नेक्स्ट बेटा यह पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, वृद्धि में विकास करता है। यह प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। बेटा नाइट्रोजन क्या होता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, बेटा प्रोटीन फॉर्मेशन में सहायक होता है। क्लियर बच्चे। तो देखिए बेटा बात कर लेते हैं कमी के लक्षण। अब बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको कोई चीज देता हूं तो आपको क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगी, डेवलपमेंट हो जाएगा, वृद्धि विकास हो जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा, और नहीं होगा तो उत्पादन कम हो जाएगा, वृद्धि विकास कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज बेटा यहाँ आप याद रखोगे। हायतमहीनता, हायतमहीनता मतलब होता है क्लोरोफिल की कमी हो जाना। तो ये क्या कर रहा था, क्लोरोफिल बढ़ा रहा था, अब ये कमी होगी तो क्लोरोफिल कम हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसकी कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो पौधे की लंबाई को बढ़ाता है, लेकिन अगर ये नहीं है तो पौधा कैसा हो जाएगा, बौना हो जाएगा। ये बेटा प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, और अगर ये नहीं होगा तो प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा। ये बेटा क्या कर रहा था, क्लोरोफिल का निर्माण कर रहा था, अगर ये नहीं होगा तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रहा था, इसके द्वारा क्या होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा। ये सब बेटा क्या होंगे, कमी के लक्षण होंगे। अधिकता बेटा सुनो, नाइट्रोजन बेटा एक ऐसा प्लांट है जो इनवर्स लॉ दिखाता है, मतलब बेटा नाइट्रोजन एक ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट्स है जो अपोजिट प्रभाव भी दिखा देता है। बेटा न्यूट्रिएंट्स के फायदे हैं, लेकिन नाइट्रोजन बेटा एक ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट्स है जो इनवर्स रिलेशन भी दिखाता है, यानी कि अपोजिट प्रभाव भी दिखाता है कि अगर ज्यादा नाइट्रोजन हो जाएगा, एक्सेस नाइट्रोजन हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सबसे पहले बेटा इसकी अधिकता से फसलें गिर जाएंगी। मैंने कहा था बेटा कि नाइट्रोजन ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट्स है जो बेटा क्या करता है, पौधे को कमजोर बनाता है। ध्यान रखिए बेटा, ग्रोथ तो करता है लेकिन कमजोर बनाता है। तो बेटा क्या होगा, अगर ये इसकी अधिकता हो जाएगी तो प्लांट गिर जाएंगे। दूसरा बेटा फसल देर से पकती है, मतलब फसल की मैच्योरिटी टेम्परेचर जो होता है बढ़ जाता है, देर में पकती है, फसल में रोग और कीट ज्यादा लगते हैं, पौधे मुलायम हो जाते हैं एवं कोमल हो जाते हैं। बेटा ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। फास्फोरस के कार्य, महत्व या प्रभाव। बट फास्फोरस की बात करेंगे और कमी के लक्षण। तो ध्यान दो बेटा, फास्फोरस क्या होता है, 2 पॉइंट जो कॉमन थे वो तो हमने पढ़ लिए। यह फसलों का उत्पादन बढ़ा देता है, वृद्धि और विकास में सहायक होता है, इसलिए 2 पॉइंट यहां पर मैंने नहीं लिखे। तीसरी बात करेंगे बेटा, जड़ों की वृद्धि में सहायक, दानों के आकार को बढ़ाता है, भूसे की मात्रा को बढ़ाता, भूसे की अपेक्षा दाने की उपज को बढ़ाता है, और दलहनी फसलों में जड़ों में ग्रंथियों का विकास करता है। जो रूट जो पल्स क्रॉप्स होती है उनकी बेटा क्या करता है, रूट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है बच्चे, तो क्या कर रहा है बेटा, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है बेटा, दाने के आकार को बढ़ा रहा है, ठीक है, आपको बेटा प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, और बेटा क्या कर रहा है, फसलों में ग्रंथियों का रूट नोड्स का डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए बेटा, कमी, इसकी कमी के लक्षण क्या होंगे बेटा, सीधे सीधे अपोजिट कर देने बेटा, वृद्धि रुक जाएगी, विकास रुक जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा, जड़ों में गांठों की संख्या कम हो जाएगी, जड़ों की वृद्धि कम हो जाएगी, दाने का आकार छोटा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब मेरे बच्चों, इसका जस्ट अपोजिट आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी डिफिशियंसी सिम्टम्स हो जाएंगे। ऐसे बेटा पोटास की बात करेंगे तो पोटास क्या करेगा, दाने की चमक को बढ़ाएगा, तने की मजबूती, तने को मजबूत बनाता है, फसलों को गिरने से बचाता है, और रोग रोधी एवं कीट रोधी क्षमता प्रदान करता है। मतलब बेटा रोग से लड़ने की क्षमता और कीटों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है बेटा कौन, पोटाश। ठीक है बच्चे, कमी से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, दाना चमकदार नहीं रहेगा। ठीक है बच्चा, इट डिफिशियंसी रिड्यूस द साइन ऑफ ग्रेन्स, बेटा जो ग्रेन्स की साइनिंग है वो कम हो जाएगी बेटा, है ना, फसल गिरने लग जाएगी, पौधे में रोग कीट ज्यादा लगेंगे, और प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। ठीक है बच्चे, देखो बेटा एक बार फिर देख लो, आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हैं, अभी तो एक बार पूरा समझाया फिर दोबारा से बोलने लगे। बेटा यहाँ पर देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये नहीं इसके पहले वाला। 90% चांस है कि 3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा।
या तो बेटा नाइट्रोजन के कार्य या कमी के लक्षण, या फास्फोरस के कार्य कमी के लक्षण, या पोटास के कार्य कमी के लक्षण। सुनो बेटा एक बार फिर समझ लो, मैं दोबारा से क्यों बता रहा हूँ बेटा, ये क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सुनो बेटा, मैं क्या आएगा, आएगा का मतलब समझते हो बेटा, आएगा ही आएगा, फिर बाद में नहीं कहना कि सर आपने बताया नहीं। नाइट्रोजन मेरे बच्चों क्या होता है समझिएगा, नाइट्रोजन के कार्य फास्फोरस के कार्य या पोटास के कार्य, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण, पोटास की कमी, फास्फोरस की कमी के लक्षण या पोटास की कमी के लक्षण। तो सबसे पहले बेटा आप ऐसे देखेंगे, नाइट्रोजन 2 पॉइंट बेटा सभी में कॉमन लिख दोगे, अगर किसी एक का भी आया आप वो 2 पॉइंट कॉमन लिख देना। पहला बेटा यह पौधे के या फसल के उत्पादन को बढ़ाता है, पहला पॉइंट कॉमन हो गया। दूसरा पॉइंट मेरे बच्चों आप लिखोगे यह वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है, तीनों में 2 पॉइंट कॉमन लिखोगे। अब बचते हैं 2-2 पॉइंट। तो नाइट्रोजन की बात बेटा सबसे पहले करते हैं, किसकी बात करते हैं, नाइट्रोजन की। पहला पॉइंट बेटा आप नाइट्रोजन में लिखोगे, क्या लिखोगे पता बेटा आप, यह क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। नाइट्रोजन बेटा पौधे को हरा रंग प्रदान करता है, और हरा रंग मतलब क्या बेटा, क्लोरोफिल, तो यह क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा पॉइंट बेटा क्या करेगा, यह पौधे की लंबाई को बढ़ाता है बेटा, प्लांट क्या करता है, पौधे की हाइट को बढ़ाता है। ठीक है बच्चे, फास्फोरस में 2 पॉइंट कॉमन लिख दिए थे, 2 नए पॉइंट बेटा आप कैसे लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे बेटा फास्फोरस, ध्यान रखना बेटा, जड़, तना और पत्ती, ये नाइट्रोजन द्वारा पत्तियों पे काम करता है, मतलब हरा रंग प्रदान करेगा, हरी पत्तियां होती है ना, पत्तियों को बढ़ाएगा, यानी कि नई नई शाखाएं निकालेगा। फास्फोरस बेटा तने पे काम करता है, किस पे काम करता है, सॉरी बेटा, फास्फोरस रूट पर और तने पर काम करता है, किस पर, रूट पर और तने पर। तो 2 पॉइंट तो कॉमन थे, वृद्धि विकास में सहायक, उत्पादन बढ़ा देगा, 2 पॉइंट और बेटा जड़ों की में वृद्धि करेगा, जड़ों में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, और बेटा इसके बाद बेटा क्या करेगा, तने की मोटाई को बढ़ाएगा। ठीक है बेटा, तने की मोटाई को बढ़ाएगा। पोटास के भी 2 काम बेटा, पोटास बेटा दाने पे काम करता है, दाने पे, मतलब दाने का आकार बढ़ाता है, दाने में चमक बढ़ाता है। ठीक है बेटा, दाने पर काम करेगा तो दाने का आकार बढ़ाएगा, दाने की चमक बढ़ाएगा। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि यह क्या करता है बेटा, इसका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि यह पौधों में रोगरोधी क्षमता प्रदान करता है। रोगरोधी क्षमता का मतलब बेटा, यहाँ अगर के अच्छा होगा जमीन में तो उसमें बेटा क्या होगा, उसमें कोई भी बीमारी जो है बेटा वो कम आएगी। तो ये मैंने आपको तीनों बता दिए हैं। इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट। कमी के लक्षण बेटा कैसे हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट बेटा इसके कमी के लक्षण हो जाएंगे। तो बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलेगा आगे देखते हैं, चलेगा आगे देखते हैं बेटा। चलिए क्या लिखा है बेटा नेक्स्ट, जैविक खाद या जीवाश्म खाद के लाभ या महत्व लिखिए, अथवा राइट द बेनिफिट्स और इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर बेटा क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इंपोर्टेंस है। गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या हरी खाद या वर्मी कंपोस्ट के लाभ या महत्व लिखिए। ये बेटा आपसे यहाँ पर पूछा गया है। बेटा चाहे तो आपको जैविक खाद की पूछे, चाहे जीवाश्म खाद की पूछे, चाहे कार्बनिक खाद की पूछे, लाभ या महत्व की जब बेटा बात करते हैं तो आपको बेटा क्या करना है, यही पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहले बेटा क्या, इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति यानी कि फर्टिलिटी पावर बढ़ जाती है। दूसरा बेटा, इसके प्रयोग से भूमि में जीवाश्म की मात्रा यानी कि जीवाश्म की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है बेटा बढ़ जाता है। इसके प्रयोग से भूमि की भौतिक दशा यानी कि फिजिकल कंडीशन में सुधार हो जाता है, और इसके प्रयोग से भूमि की जलधारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो ये बेटा किसी भी कार्बनिक खाद के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत सारी कार्बनिक खाद आपके पास लिखी हुई है, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, किसी के भी पूछे बेटा आपको सेम पॉइंट लिखने हैं यहाँ पर। इस बात को बेटा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, आगे देखिएगा। जीवाश्म खाद या जैविक खाद या कार्बनिक खाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 15 आ गया हमारा। जीवाश्म खाद, जैविक खाद या कार्बनिक खाद किसे कहते हैं बेटा। व्हाट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर बेटा। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर। ठीक है बेटा, देखिएगा, वे खाद जिसमें जीवाश्म पदार्थ यानी कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है एवं पशुओं एवं वनस्पति के अवशेष से तैयार किए जाते हैं, जैविक खाद कहलाते हैं बेटा। ऐसे खाद जिनमें क्या पाएगा, जीवाश्म पाया जाए। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों का अंश, किसी भी जीव का अंश बेटा। जैसे गाय से प्राप्त होने वाला गोबर तो वो गाय का अंश है, पेड़ों से प्राप्त होने वाली पत्तियां या भूसा, तो किसी भी जीव से जो अंश प्राप्त होता है उससे जो खादें बनाई जाती है उसको जीवाश्म खाद कहा जाता है ना। ये पशु के जीवाश्म या वनस्पति यानी कि पौधों के जीवाश्म हो सकते हैं। जैसे बेटा गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, बेटा ये क्या है, एग्जाम्पल है हमारे बेटा बायो फर्टिलाइजर्स के। ठीक है बेटा,
आगे देखोगे बेटा खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बेटा मैन्योर और फर्टिलाइजर में आपके आंसर पूछा है, तो आप जानते हैं सभी बच्चे बेटा मैन्योर फार्म पर तैयार किए जाते हैं, जबकि बेटा जो फर्टिलाइजर होते हैं उनको कारखानों में तैयार किया जाता है। जो मैन्योर होते हैं बेटा कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, जबकि यूरिया को छोड़कर सभी उर्वरक बेटा कैसे होते हैं, अकार्बनिक प्रवृत्ति के होते हैं। खाद भूमि की भौतिक दशा में सुधार करता है, जबकि उर्वरक बेटा जो होते हैं वो फिजिकल कंडीशन को खराब कर देते हैं। जो बेटा खाद होते हैं वो बेटा क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जलधारण क्षमता बढ़ा देते हैं, जबकि उर्वरक जलधारण क्षमता कम कर देते हैं। गोबरी खाद, कंपोस्ट खाद एवं हरी खाद, यूरिया, हरी खाद बेटा क्या है, गोबरी खाद, कंपोस्ट खाद और हरी खाद बेटा यहीं तक है। ये क्या है बेटा, खादें हैं, जबकि यूरिया, डीएपी, अमोनियम सल्फेट आदि फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारे पॉइंट इंग्लिश में दिए गए हैं बेटा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, सारे के सारे पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखिए बेटा हरी खाद किसे कहते हैं, हरी खाद की फसलों के नाम लिखिए बेटा, आपसे पूछा है कि ग्रीन मैन्योर किसे कहते हैं, राइट द नेम्स ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। बेटा ग्रीन मैन्योर क्या है, कुछ ग्रीन मैन्योर वाली फसलों के आपको नाम लिखने। तो हरी खाद की बात कर लेते बेटा, हरी खाद अथवा अदलहनी फसलों को उगाकर बेटा क्या कह रहे हैं, दलहनी अथवा अदलहनी बेटा पल्स क्रॉप या नॉन पल्स क्रॉप को खेत में उगाकर उन्हें हरी अवस्था में ही खेत में बेटा क्या कर देते हैं, जोत देते हैं, मिला देते हैं। इस क्रिया को हरी खाद कहलाती है बेटा, ये क्रिया क्या कहलाती है, हरी खाद। जनरली बेटा सामान्यतः हरी दलहनी फसलों का उपयोग करते हैं, तो अगर बेटा आप ये भी याद नहीं रखें तब भी चलेगा, आप रखना सीधा दलहनी फसलों को उगाकर बेटा, है ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। दलहनी फसलों को उगाकर उन्हें हरी अवस्था में ही खेत में जोत दिया जाता है या खेत में दबा दिया जाता है, इससे बेटा हम क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। और ग्रीन मैन्योर वाली जो फसलें बेटा वो कौन सी है, सनई है, ढैंचा है, मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन और सैंती बेटा। तो ये क्या है, ग्रीन मैन्योर और ग्रीन मैन्योर वाली क्रॉप्स बेटा, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है बच्चे, आगे देखिए बेटा गोबर की खाद या FYM किसे कहते हैं, इसका संगठन लिखो बेटा। आपसे पूछा है कि FYM क्या है, यानी कि फार्म यार्ड मैन्योर। इसको बेटा FYM का फुल फॉर्म भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। FYM का फुल फॉर्म होता है फार्म यार्ड मैन्योर। तो बेटा आपसे पूछा गया है कि FYM जो है बेटा वो कि उसकी परिभाषा क्या है, उसका कंपोजिशन क्या, ऑर्गेनाइजेशन बेटा या कंपोजिशन। ठीक है बेटा, तो क्या है, पशुओं के गोबर एवं मलमूत्र से तैयार खाद गोबर की खाद कहलाती है। पशु के गोबर या मलमूत्र से जो आप खाद तैयार करते हैं उसे बेटा क्या कहते हैं, गोबर की खाद के नाम से जानते हैं। इसे फार्म पर पाए जाने वाले पशुओं के गोबर एवं मलमूत्र से तैयार किया जाता है, इसीलिए इसे फार्म यार्ड मैन्योर या FYM भी कहा जाता है। अच्छा ये लिखा था बेटा, फार्म यार्ड मैन्योर या FYM भी कहा जाता है। तो बेटा ये डेफिनेशन हो गई। इसे कंपोजिशन की बात करेंगे बेटा, इसमें नाइट्रोजन 0.5% बेटा, 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फॉस्फोरस और 0.5% पोटास पाया जाता है बेटा, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चे, 0.5%। ठीक है, बर्मी कंपोस्ट क्या है, 19वां प्रश्न है बेटा हमारा। बर्मी कंपोस्ट क्या है, इसके लाभ या महत्व बेटा आपको बर्मी कंपोस्ट की डेफिनेशन बतानी है, इसके इंपोर्टेंट और बेनिफिट्स के बारे में बात करनी है। केचुए द्वारा कार्बनिक पदार्थों से तैयार खाद बर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केचुए से बेटा बर्मी कंपोस्ट क्या होगा बेटा, केचुए के द्वारा जो अकार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है बेटा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उनसे तैयार की गई खाद बेटा क्या कहलाती है, बर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केचुआ कार्बनिक पदार्थों जैसे घरेलू कचरा, शहरी कचरा, कृषि अवशेष एवं मृदा को भोजन के रूप में ग्रहण करता है या भोजन के रूप में खाता है। केचुआ द्वारा खाए हुए कार्बनिक पदार्थों को केचुआ आहार नाल में पाचक एंजाइम, देखो बेटा केचुए ने जो खाना खाया उसको उसकी आहार नाल में पाचक एंजाइम होते हैं वो उसमें मिलाएगा, तथा शेष बचे हुए पदार्थों को मल के रूप में उत्सर्जित कर देगा, उसको क्या करेगा, बाद में एक्सक्रीशन करेगा। और इस केचुए द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को ही बेटा क्या कहा जाता है, बर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। बेटा केचुए जो एक्सक्रीशन करता है उस एक्सक्रीशन को ही बेटा क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड एज बर्मी कंपोस्ट। अर्थवर्म के एक्सक्रीशन को ही बेटा क्या कहा जाता है, बर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। बात कर लेते हैं बेटा इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो बेनिफिट्स क्या है, इसके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, यानी फर्टिलिटी पावर इंक्रीज हो जाती है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है बेटा, वायु संचार बढ़ जाता है, यानी कि बेटा क्या होता है, एयरेशन बढ़ जाता है, और जीवाश्म की मात्रा यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा बेटा क्या होती है, इससे बढ़ जाती है। ठीक है बच्चे, बर्मी कंपोस्ट का कंपोजिशन पूछा है बेटा। तो बर्मी कंपोस्ट में कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो बेटा नाइट्रोजन होती है बेटा 1.2 से लेकर 1.6% बर्मी कंपोस्ट में। फॉस्फोरस होता है बेटा 1.8 से 2%, पोटास होता है 0.5 से 0.75%, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है 0.9.1 से लेकर 17.9, कैल्शियम और मैग्नीशियम बेटा 22 से लेकर 70 mg प्रति 100 ग्राम,
कॉपर और आयरन बेटा 2 से 9.5 ppm, जिंक जो होता है बेटा 5.7 से 11.5 ppm होता है, और सल्फर बेटा 128 से लेकर 548 ppm तक पाया जाता है। तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चे, उर्वरक की परिभाषा सुनो बेटा, उर्वरक की परिभाषा यानी कि बेटा ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है हमारे बेटा, ये चैप्टर नंबर 3 पर आकर खत्म होते हैं। तो समय बेटा जो है मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इसलिए यहां पर बेटा यहीं पर मैं 3 चैप्टर को कंप्लीट करके बेटा वीडियो खत्म करता हूं। बाकी के 2 चैप्टर अगले वाले लेक्चर में करेंगे, और अगला लेक्चर में बेटा हमारा आज ही आ जाएगा, शाम को आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा, क्योंकि बेटा हमारी सारी प्रिपरेशन है, बस वीडियो रिकॉर्ड करना है। वीडियो रिकॉर्ड करने से क्या होगा, थोड़ा सा बेटा समय ज्यादा हो जाएगा, इस वीडियो में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो अभी आपको क्या करना है, इतना सा अच्छे से देख लेना है, और इसको कंप्लीट करने के जस्ट बाद बेटा अभी मैं आपको इवनिंग में बेटा क्या कर रहा हूँ, दूसरा वीडियो भी दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को भी आप कंप्लीट कर लें तो हमारे 5 चैप्टर तक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है बच्चे, अच्छे से तैयारी करें, जो मैंने दिया है उसको कवर करते हैं, अगर आप अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।